नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बीच हुआ MOU। साइंस सिटी झाझरा में विकसित किया जाएगा संग्रहालय। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का डोईवाला में हुआ शुभारंभ। लोगों को दिए गए स्मार्ट राशन कार्ड। देश भर में कहीं से भी ले सकेंगे राशन। राज्य में शुरू हुआ स्कूलों के सैनिटाइजेशन का काम। 8 फरवरी से खोले जाएंगे स्कूल। प्रदेश सरकार ने जारी की SOP। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत टिहरी जिले की 2 छात्राओं का राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ चयन। भारत सरकार ने लैपटॉप देकर किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास में साइंस सिटी देहरादून के लिए उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूकॉस्ट और उत्तराखंड शासन और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी NCSM के बीच एक समझौता किया गया। NCSM देश में विज्ञान संग्रहालयों का निर्माण और संचालन करती है। ये संग्रहालय साइंस सिटी में विकसित किया जाएगा। ये 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। 173 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए 88 करोड़ रुपए केंद्र और 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में बनने वाली साइंस सिटी सबके आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसमें विज्ञान के हर पहलू को सम्मिलित किया जाएगा। देहरादून के डोईवाला में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड धारकों को आपूर्ति विभाग की ओर से डिजिटल स्मार्ट कार्ड देकर योजना की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में 80 परिवारों की महिला मुखियाओं को पहले चरण में डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड दिए गए। जिला आपूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि इस योजना से कहीं से भी राशन लिया जा सकता है। साथ ही राशन की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। बड़ी योजना है। 2014 में जो NFSA योजना शुरू हुई थी, उसके बाद में 2019-20 में इसका रिन्यूअल होना था। तो पहले जो पुराने राशन कार्ड को रिप्लेस करके नए स्मार्ट कार्ड ये जारी करे गए हैं। इस योजना का लाभ आम जनता को बिल्कुल मिलेगा। इसमें राशन कार्ड आज बंटने शुरू हो गए हैं। राज्य में पिछले 10 माह से बंद स्कूलों को खोलने के लिए SOP जारी कर दी गई है। 8 फरवरी से कक्षा 6 से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, जबकि 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी SOP के अनुसार स्कूल में छात्रों और स्टाफ को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल गेट पर हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। SOP में कहा गया है कि विद्यालय में किसी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाएगा। संक्रमण की स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना देने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन हर स्कूल की रिपोर्ट लेंगे। स्कूल में प्रवेश और छुट्टी के वक्त विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षाओं के लिए छुट्टी का अलग अलग समय तय करने के लिए कहा गया है। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल 2 पालियों में कक्षाओं का संचालन करेंगे। कक्षा के भीतर बैठने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। SOP में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकते। जिन छात्रों को उनके अभिभावक लिखित सहमति के साथ भेजेंगे, केवल उन्हीं को स्कूल आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रखेंगे। स्कूलों के संचालन के लिए जिलाधिकारी को विशेषाधिकार दिया गया है। बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था राज्य में गुरुवार देर शाम। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई। उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तक सभी जिलों में बर्फबारी हुई। वहीं टिहरी, पौड़ी, मसूरी, धनौल्टी, चकराता क्षेत्र में भी जमकर बर्फबारी हुई। वहीं आज नैनीताल में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से जहां किसानों को लाभ होगा, वहीं पर्यटक और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे। बर्फबारी और बारिश नहीं होने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देहरादून फायर स्टेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और आपातकालीन नंबर 112 के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से फायर टेंडर का विस्तारीकरण किया गया है। पलटन बाजार में अब 5 फायर टेंडर रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में छोटे फायर सर्विस वाहन का उपयोग किया जाएगा। डोईवाला और त्यूणी में भी फायर स्टेशन खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि फायरमैन की नई भर्तियों में 30% महिलाएं भर्ती की जाएंगी। पहली बार एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे कोशिश करेंगे इस सीजन में कि पलटन बाजार में 5 फायर पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो जिससे एकदम इमीडिएट रिस्पांस कर सकें शहर के अंदर। ये क्राउडेड है, वहाँ जा नहीं पाती, फायर ब्रिगेड जा नहीं पाती। तो इस बार योजना है कि फायरमैन की जो भर्ती होगी इसमें 30% महिलाएं भी होंगी। भारत सरकार के नेशनल ई गवर्नेंस विभाग की ओर से मई 2020 में देश भर के सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल निकालने की पहल की जा रही है। इसके दूसरे चरण में राज्य के 6 छात्रों का चयन हुआ है। टिहरी जिले के नैचोली ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज के सरदार के विद्यार्थियों के 4 आइडियाज जमा किए गए थे, जिनमें से 2 छात्राओं का अगले चरण के लिए चयन किया गया है। कक्षा 11 की 2 छात्राओं मानसी और स्वाति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भिन्न तापमान और समय के आधार पर मेकअप में इस्तेमाल होने वाले हाई मिरर के उपयोग के बारे में प्रोजेक्ट का प्लान दिया। इन दोनों को भारत सरकार और इंटेल इंडिया की ओर से प्रोग्रामिंग और कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसके आधार पर ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगी। हमने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसका नाम है हाई मिरर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिबल, जो हमें यह दिखाए, जो हमें मेकअप करने का सुझाव देगा और वह हमें सैंपल मेकअप करने का सुझाव देगा, जिसमें कि हमारे धन और समय दोनों की बचत होगी। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार की ओर से इन 3 छात्रों को लैपटॉप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव के बावजूद सफलता हासिल करना बड़ी बात है। क्षेत्र से जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ही बहुत लोगों ने नहीं देखा होता है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रोजेक्ट सबमिट करना, और ऑल ओवर इंडिया 100 टीमें चयनित हुई हैं, उनमें 2 टीमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे स्टेट की इतने सुदूर एरिया से होना बहुत बड़ी उपलब्धि। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर केंद्र की ओर से राज्य सरकार को भेजी गई SOP का स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की शर्तें केंद्र की SOP में रखी गई हैं, उससे व्यापारियों में निराशा है। SOP के अनुसार श्रद्धालुओं को अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना भी जरूरी है। हरिद्वार बजट होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का कहना है कि व्यापारियों ने आग्रह किया था कि SOP में आर्थिक रूप से परेशान व्यापारियों को कुंभ में राहत दी जाए, जिससे उनकी आर्थिकी कुछ ठीक हो सके, लेकिन SOP के कड़े नियमों से ऐसा संभव नहीं है। अभी हमने ये निवेदन किया था कि फिलहाल जो आपकी जो SOP जारी हो रही है, जिसमें कोरोना नेगेटिव की बात आ रही है बार-बार रिपोर्ट की, तो उस तरह का कोई भी आप आदेश उस प्रकार का ना निकालें जिससे कि जो है कुंभ के अंदर कोई व्यवधान पड़े। लेकिन अफसोस की बात है, ना तो राज्य सरकार द्वारा ना केंद्र सरकार द्वारा हमारी उस बात को, उस पीड़ा को सम्मिलित किया गया अपने इस SOP के अंदर। जिला व्यापार मंडल के महामंत्री संजीव नैयर का कहना है कि सरकार अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि कुंभ का स्वरूप क्या होगा। सरकार को व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले हर देश के राजा का, अपने मुख्यमंत्री का हर आदेश माना है और आदेश का पालन किया है। हरिद्वार में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका हरिद्वार में 100% प्रयोग हो रहा है और उसका आदेश का पालन हो रहा है। जगह जगह लोग मास्क बांट रहे हैं, जगह जगह लोगों ने SOP के निर्देश के अनुसार वो सब चीजें लगा रखी। लेकिन SOP में जो एक बात कही गई है कि 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट लेके आई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि सरकार का प्रयास भव्य, दिव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित करना है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाएगा। ज्ञापन विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स के माध्यम से प्राप्त होता है, तो हम जरूर सरकार तक इसको भेज देंगे। मुद्दा ये है कि सुरक्षित ढंग से कुंभ मेला करना है
क्योंकि पूरा तैयारी, वैसे आप सभी हरिद्वार में देख भी रहे होंगे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार स्थापित कर रहे हैं और पूरा तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ मेला एक अच्छे ढंग से करने के लिए। साथ साथ वो कोविड के दृष्टिगत सुरक्षित भी होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कारगिल से पंचायत प्रतिनिधियों का 44 सदस्यीय दल टिहरी जिले के चंबा विकास खंड के पांगर गांव पहुंचा। लद्दाख का यह पहला प्रतिनिधि मंडल है जो राज्य के भ्रमण पर है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधियों को मनरेगा और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। लद्दाख के तुर्को गांव के प्रधान इनायतुल्ला ने बताया कि उत्तराखंड में आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला, अच्छी ट्रेनिंग थी, ऐसे चीज़ें थी जो पंचायत में हमने सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो सकता है। लद्दाख के कारगिल जिले के जिला नोडल अधिकारी शब्बीर हुसैन ने बताया कि उत्तराखंड और लद्दाख में सांस्कृतिक और भौगोलिक समानताएं हैं और समस्याएं भी लगभग एक जैसी हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा मैं कि लद्दाख क्षेत्र और इस उत्तराखंड के क्षेत्रों में सांस्कृतिक और बहुत ही भौगोलिक हमारी समानताएं हैं और उन समानताओं के कारण कुछ ऐसे हमारी कठिनाइयां हैं जो एक सी हैं दोनों प्रांतों की। तो हम यहाँ पे बहुत कुछ इस लिहाज से सीखा कि किस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और भिन्न भिन्न ऐसी मुश्किलातें हैं जो कि हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से कैसे हमारे लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में इन कठिनाइयों का निवारण करें। उधमसिंह नगर जिले में गदरपुर ब्लॉक के आनंद खेड़ा जफरपुर गांव के 39 परिवारों के खुद के घर का सपना अब पूरा हो गया है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हैं। इन परिवारों ने अपनी नई कॉलोनी का नाम ही मोदी कॉलोनी रखा है। ग्रामीण आवास मिलने से खासे उत्साहित हैं। आवास के साथ ही कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी, नालियां, लाइट और कूड़ा निस्तारण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लाभार्थियों का कहना है कि जमीन और मकान मिलने से उनकी परेशानियां दूर हो गई हैं। मोदी द्वारा में यह आवास मिली है। पहले हम बगीचे में रहते थे और वहाँ से हमें ये आवास मिली है तो हमें बहुत अच्छा लगा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कराई है, रोडें भी दी है, हमें नाली दी है, मकान के लिए पैसे दिए, जगह मिली है। पहले हम जंगलात में रहते थे वन विभाग के जगह में, तो वहाँ से हमें बहुत दिक्कत होती थी। आंधी आता था, तूफान आता था, जैसे बाल बच्चे लेके हम लोग सारे रात भर बैठना भी पड़ता था, कभी पेड़ भी गिरता था। लिप्टिश का पेड़ के अंदर हम लोग रहते थे, बहुत दिक्कतें होती थी वहाँ पे। अब यहाँ पे सरकार ने हमें ज़मीन भी दी, 1,30,000 रुपया भी दिया, हमारा अच्छा घर भी बन गया। प्रोजेक्ट निदेशक हिमांशु जोशी ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए का अनुदान, 95 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार और स्वजल के माध्यम से 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में पिछले 3 सालों में 3,396 परिवारों को योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विगत 3 वर्षों में जनपद उधमसिंह नगर में 3396 परिवारों को इस योजना का लाभ अभी तक प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान में ऐसे समस्त लाभार्थी जो पात्र पाए गए हैं उनका सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है और धनराशि प्राप्त होने के पश्चात उनको भी आवास दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बीच हुआ MOU। साइंस सिटी झाझरा में विकसित किया जाएगा संग्रहालय। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का डोईवाला में हुआ शुभारंभ। लोगों को दिए गए स्मार्ट राशन कार्ड। देश भर में कहीं से भी ले सकेंगे राशन। राज्य में शुरू हुआ स्कूलों के सैनिटाइजेशन का काम। 8 फरवरी से खोले जाएंगे स्कूल। प्रदेश सरकार ने जारी की SOP। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत टिहरी जिले की 2 छात्राओं का राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ चयन। भारत सरकार ने लैपटॉप देकर किया सम्मान।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।